नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यह 9 दिसंबर 2023 को हुई परीक्षा के सोशल साइंस के इकोनॉमिक सेक्शंस का ऑफिशियल आंसर की है, जो बीपीएससी के द्वारा ही दिया गया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है शिशु मृत्यु दर से, इसकी परिभाषा पूछी गई है, तो इसका आंसर ए होगा। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, अर्थात जितने बच्चों का जन्म हुआ तो उस 1000 जीवित बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे रहे जिनकी मृत्यु जो है 1 वर्ष से पहले हो गई। तो इन दोनों का जो अनुपात है यही इसी को हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल आय यानी कि हम देश की कुल आय को अगर हम राष्ट्रीय आय कह लें तो राष्ट्रीय आय और बटा कुल जनसंख्या क्या कहलाएगी, ये पूछ रहा है। तो ये प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। राष्ट्रीय आय बटा जो टोटल पॉपुलेशन है, तो ये प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी, पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूएनडीपी से पूछा हुआ है क्वेश्चन कि यूएनडीपी एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, मानव विकास रिपोर्ट। तो इस मानव विकास रिपोर्ट में जो देशों की तुलना किस आधार पर की गई है। जो मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, तो ये यूएनडीपी HDI किन किन आधारों पे जारी करती है। जो देशों की तुलना इसमें की जाती है कि मानव विकास किन देशों में किस स्तर का है, तो उसकी तुलना किस आधार पे की जाती है। तो ये इसका 3 आधार होता है। इसका कितना आधार होता है, 3 आधार होता है। एक होता है एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा प्रति व्यक्ति आय है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इसे प्रति व्यक्ति आय न कह करके आप जीवन स्तर कहें तो जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय शामिल हो जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर 3 जो है सूचकांक के आधार पे मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो चूंकि इसमें तीनों होगा तो आंसर इसमें जो है 1 से उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ डेफिनीशन पूछा गया है। तो यहाँ पर डेफिनीशन क्या दिया हुआ है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर जो आर्थिक विकास किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो कि हम जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हम इस प्रकार यूज करें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसे बचा कर रखें। तो ऐसा डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 6 से लेकर 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात के प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो ये शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 6 नंबर कि कौन सी गतिविधि जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है यानी 3 सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर में से प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि कौन नहीं है संबंधित। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है, मत्स्यन आ जाता है। तो ये सब हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो ये परिवहन भी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है और बैंकिंग भी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है, क्योंकि परिवहन आपका सर्विस सेक्टर से हो जाएगा संबंधित यानी कि तृतीयक क्षेत्रक से, और बैंकिंग भी जो है तृतीयक क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्र से ये संबंधित हो जाएगा। तो ये दोनों प्राइमरी से नहीं है, टर्शियरी से है, तृतीयक क्षेत्रक से है। मछली पकड़ना सिर्फ मत्स्यन हम प्राइमरी सेक्टर में रख सकते हैं। चूँकि पूछा है नहीं है तो 1 से अधिक इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, परिवहन और बैंकिंग, तो आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है साक्षरता से है कि सबसे अधिक साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में वो भी ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ देखने को मिली है।
तो रोहतास ऐसे भी चाहे साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर हो या महिला साक्षरता दर हो या फिर ओवरऑल साक्षरता दर में रोहतास सबसे आगे है, तो ग्रामीण साक्षरता दर भी चूँकि उसमें भी रोहतास आगे होगा, तो जो रोहतास वाला ऑप्शन है उसको आप रख सकते हैं। तो रोहतास और औरंगाबाद ऐसा है जहाँ की ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत पूछ रहा है, नहीं आता है, तो आता कौन है? तो जो ठेकेदार, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले होते हैं, जो ठेकेदार के उनको काम देता है, तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अपने घर में काम करने वाला या हथकरघा या बुनकर जो होता है, ये भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नहीं पूछा है तो ये आ जाए, ऑप्शन होगा कि विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका जो है, एक शिक्षिका जो है, वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगी बल्कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, चूँकि सोशल सिक्योरिटी वगैरह ये इन लोग को मिलता है और भी बहुत कुछ प्रोविज़न होता है जो इनको सुविधा मिलता है, तो ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नहीं पूछा है तो आंसर ये हो जाएगा। फिर है कि ऋण की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण की शर्तों में जो कोलेट्रल सहित शामिल क्या है। कोलेट्रल शामिल है ये पूछ रहा है। तो कोलेट्रल का आशय होता है कि जो कि हम किसी भी संपत्ति को रख करके कुछ प्राप्त करना, तो हम कह सकते हैं कि वो हमने कोलेट्रल के रूप में, जब हम बैंक से ऋण वगैरह लेने जाते हैं तो वो कोलेट्रल मांगते हैं। तो वो या तो कोई संपत्ति हो सकती है भूमि के रूप में, मकान के रूप में, तो वो कोलेट्रल के रूप में कहलाता है, जिससे कि हम जो ऋण लिए हैं उस ऋण को हम वापस कर सकें। अगर हम वापस ना कर सकें तो उसका एक तरह से मार्केट में बेच करके बैंक जो है उससे अपना पैसा जो है निकलवा सके। तो ये किस इसमें कोलेट्रल में क्या क्या शामिल होता है, तो ये एक तरह से पुनर्भुगतान का तरीका है कि अगर हम भुगतान नहीं कर पाएँ अपना जो क्या हमने जो लोन लिया, तो ये पुनर्भुगतान का एक तरीका होता है, तो ये भी शामिल है। दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, ये भी हमारे पास क्या क्या दस्तावेज है जिससे कि हम प्राप्त कर सकें ऋण वगैरह, तो ये दस्तावेजीकरण की आवश्यकता में भी ये शामिल हो जाता है। कोलेट्रल, ऋण की शर्तों में जो कोलेट्रल है, तो दोनों शामिल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि सरकार द्वारा, ये एलपीजी से पूछा गया क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन है उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कि सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है उदारीकरण। जो लिबरलाइजेशन है, एलपीजी में जो एल है, तो ये लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन में चूँकि नहीं है तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, और ना ही ये निजीकरण कहलाएगा, ना ही भूमंडलीकरण कहलाएगा, ना ही विनिवेश कहलाएगा, ये उदारीकरण कहलाएगा। और उदारीकरण ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पूछा हुआ है कि निवारण पाने के का जो अधिकार होता है उपभोक्ता का, तो निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें आंसर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पहला नंबर ऑप्शन क्या है कि अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी हो सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी कहीं ना कहीं निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार में शामिल ही है। सेवा प्राप्त करना या जारी रखना है या नहीं रखना है इसका अधिकार, तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्या है, ये भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से ही पूछा हुआ है कि कौन कथन कोपरा के बारे में सत्य है। तो कोपरा जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम है उसको ये संदर्भित करता है कोपरा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये गरीबी से पूछा हुआ है कि गरीबी को कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा जो है जीविका शुरू की। मनरेगा तो केंद्र सरकार की योजना है, जीविका जो है बिहार सरकार की योजना है, जो कि 2007 में प्रारंभ की गई थी विश्व बैंक की सहायता से। तो ये और भी गरीबी को कम करने के लिए एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जाता है, और स्वरोजगार की इसमें एक तरह से बहुत बड़ी संभावना बिहार में दिखाई दी है
तो ये गरीबी को कम करने के लिए जीविका जो है बिहार सरकार की योजना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर कि किसी देश में 14 नंबर क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब। तो खाद्य सुरक्षा का आशय सिर्फ ऐसा नहीं है कि भोजन की उपलब्धता हो, भोजन की उपलब्धता तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए खाद्य सुरक्षा में, साथ ही साथ अभिगम्यता हो। अभिगम्यता का आशय है कि पहुँच, अगर सरकार भोजन खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लोगों को उपलब्ध करा रही है तो वह लोगों तक पहुंच भी होना चाहिए, अभिगम्य होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है सामर्थ्य हो, ये भी सामर्थ्य का आशय है कि अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसके तहत सरकार जो है पीडीएस के माध्यम से 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये जो चावल, गेहूँ, मोटे अनाज वगैरह उपलब्ध करा रही है, तो उसे वो 2 रुपये, 3 रुपये और 1 रुपये भी खरीदने की क्षमता और सामर्थ्य जो है लोगों में हो, तब हम कहेंगे कि खाद्य सुरक्षा हमने सुनिश्चित की। तो ये तीनों हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी है। तो ये आंसर यहाँ 1 से अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंत्योदय अन्न योजना से है कि अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ा हुआ है। तो ये पीडीएस से जुड़ा हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ है अंत्योदय अन्न योजना। फिर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि अल्प रोजगार का क्या अर्थ है। तो अल्प रोजगार का अर्थ है कि जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, लोगों की क्षमता तो हो लेकिन वो उससे कम काम कर रहे हों, तो हम कहेंगे कि वो अल्प रोजगार की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोजगार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है। रोजगार के आंकड़े इकट्ठा करने का काम 5 वर्षों में जो सर्वे के आधार पर किया जाता है, तो वो कौन करता है। तो NSSO के द्वारा किया जाता है, NSSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, इसके द्वारा रोजगार के आंकड़े जो है एक सर्वे के आधार पर जारी किया जाता है, ये कलेक्ट किया जाता है। तो ये 5 सालों में पंचवार्षिक सर्वेक्षण। अगला 18 नंबर क्वेश्चन जीडीपी के आधार पे पूछा गया है कि कौन जो है सेक्टर का कितना योगदान है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। यानी जीडीपी में जीडीपी के अनुसार जो है किन क्षेत्रों का कितना योगदान है, तो वो पूछा गया है ऊपर से नीचे तक। तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, 50% से लगभग योगदान पूछा जा रहा है, कितना किसका भागीदारी नहीं है। तो योगदान ऐसे भी टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा योगदान होता है, सर्विस सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का होता है, फिर प्राइमरी का योगदान है। तो टर्सरी सेक्टर में आपको सर्विस सेक्टर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आप निर्माण क्षेत्र को रख सकते हैं, उद्योगों को रख सकते हैं, उसका योगदान है। फिर प्राइमरी सेक्टर जो कृषि क्षेत्रक है उसका योगदान है जीडीपी में। तो ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर उच्चतम से निम्नतम की ओर है, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किसने सुगम बनाया है। वैश्वीकरण को एलपीजी से ही देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है लगभग। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम किसने बनाया है। तो जो व्यापार और निवेश नीतियों के जो उदारीकरण है उसने जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, उदारीकरण ने। और जो इन्वेस्टमेंट किसका उदारीकरण, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, उसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो भूमि पे, भवन पे और संपत्ति खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है, तो ये सब क्या कहलाता है। तो ये FDI कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लैंड पर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर या बड़े बड़े कैपिटल को एक तरह से खरीदने के लिए जो यहाँ खर्च करती है, तो वो विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर कि एक परिसंपत्ति, ये भी कोलेट्रल से पूछा हुआ है कि एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता जो है ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो देखा, जो पुनर्भुगतान के रूप में यूज़ किया जाता है, उसे हम कोलेट्रल कहते हैं। तो यही संपार्श्विक कहलाता है। फिर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली से पूछा हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में क्या सत्य नहीं है।
तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जो है विनिमय के माध्यम से धन की उपलब्धता, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब वस्तु विनिमय प्रणाली है तो यहाँ धन कैसे आ जाएगा, तो ये सत्य नहीं होगा। बाकी दोनों सत्य है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग हो सकता है कि हमारे पास जो वस्तु है और हम सामने वाले से वस्तु का विनिमय करना चाहते हैं, एक वस्तु देकर के दूसरा वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है दूसरे के पास वो वस्तु ना हो जिसकी हमें इच्छा हो, वही वस्तु हो जो हमारे पास हो। तो इच्छाओं का यहाँ दोहरा संयोग हो देखने को मिलता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। वहीं विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता होनी चाहिए, तो ये तो इसका विशेषता है ही वस्तु विनिमय प्रणाली का। तो ये दोनों विशेषता है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऋणों के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है। जो बैंक वगैरह से ऋण वगैरह लेने का काम किया जाता है बैंक को, या तो मार्केट के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा या स्टार्टअप के द्वारा, तो उसकी निगरानी कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है। आरबीआई किनकी निगरानी करता है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी निगरानी आरबीआई करती है। और ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ही ऋण वगैरह जो है प्रदान किया जाता है, तो इसकी निगरानी कौन करती है, आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बिहार के विकास दर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर डी दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि खाली स्थान है कि क्या अर्थ है, जिसका अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना, तो ये मिलावट कहलाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 नंबर क्या है कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन किसके अंतर्गत आता है, तो संरक्षित होने के अधिकार के अंतर्गत आता है। कुछ जैसे कि उत्पादों को ये रिजर्व करके रखा जाता है, जो विस्फोटक पदार्थ जिसको हम रख सकते हैं जो खतरनाक वस्तु में आता है, तो उसका विपणन वगैरह जो है वो उसको रिजर्व करके रखा जाता है कि वो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन है या उसको उस लाइसेंस जल्दी नहीं प्रदान किया जाता है, तो ये संरक्षित होने के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये इसका ये आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मुद्रा जो है अभी देश की सरकार द्वारा क्या है, अधिकृत है, यानी कि एक लीगल टेंडर हम कह सकते हैं मुद्रा को। तो ये देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, ये मुद्रा के आधुनिक विशेषता है। फिर नेक्स्ट है 28 नंबर कि मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश एसटीआई में भारत से ऊपर है, तो ये इसमें बांग्लादेश जो है भारत से ऊपर है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। तो हमारा जो भूजल है वो नवीकरणीय संसाधन में आता है, जिसको कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वहीं प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो इसको हम जो है एक बार दोहन कर लें तो इसे प्राप्त करने के लिए फिर हजारों या करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये नवीकरणीय नहीं, गैर नवीकरणीय संसाधन है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। वहीं भूजल जो है एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। इससे हम इस भूजल से हम नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है नए नए प्रकार की ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर क्या है क्वेश्चन। 30 नंबर आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। जो हम कहते हैं ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हम किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो इसे हम वर्गीकृत करते हैं कि ऑनरशिप जो है उस परिसंपत्ति पर, उस एसेट्स पर, उस इंस्टीट्यूशन पर स्वामित्व किसका कितना है, तो उसे हम पब्लिक और प्राइवेट में कह देते हैं। और उस सेवाओं की डिलीवरी जो है कौन कर रहा है और किस प्रकार का कर रहा है, तो परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी के आधार पर जो है किसी को बांटा जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि दर से पूछा हुआ है कि 2001 से लेकर के 2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से सर्वाधिक बिहार के किस जिले की रही है।
तो इसमें से किसी की ऐसी नहीं वृद्धि रही है जो 25% से अधिक है, इसलिए आंसर ही हो जाएगा। चूँकि यहाँ होना मधेपुरा चाहिए था, मधेपुरा, जिसकी 10 की वृद्धि दर जो है 25% से अधिक रही है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 32 नंबर, कि इसमें पूछा है कि कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर डी दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये लिक्विड फंड से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लिक्विड फंड जो है मुद्रा बाजार का जो मनी मार्केट है उसका एक साधन है लिक्विड फंड, ये सत्य है। नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर पूछा हुआ है जीडीपी से रिलेटेड कि किसी जीडीपी की परिभाषा ही दिया हुआ है, किसी विशेष वर्ष के दौरान जो है किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये तो जीडीपी कहलाता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो देश के निवासी और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट है 35 नंबर, क्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पूछा हुआ है। एक वीडियो में मैं इसका बहुत डिटेल से जो है पिछले वीडियो में बताई हूँ कि जो नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है तो उसका बहुत डिटेल से मैं बताई हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम पॉइंट्स को आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला नंबर क्या है स्टेटमेंट कि यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है, तो हाँ सही है। जो निकाला जाता है एक तरह से MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो UNDP के द्वारा जो निकाला जाता है तो उसका ये राष्ट्रीय संस्करण है जो कि नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। तो एक नंबर स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है कि नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है तीसरा नंबर कि MPI की बेसलाइन रिपोर्ट जो है चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 के आधार पे नीति आयोग का जो है मानव विकास रिपोर्ट इसमें जो है शामिल है, जारी किया गया है। तो नहीं, इस बार जो MPI जारी किया गया है 2023 में वो NFHS जो है 4 नहीं बल्कि 5 के आधार पे जारी किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के आधार पे जो है जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा MPI। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत है। 3 नंबर पूछा है कौन सा सही है, तो चूंकि 1 और 2 सही है तो इसलिए आंसर जो है उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, और कोई ऑप्शन इस तरह का है नहीं। तो 1 और 2 सही है तो 1 से अधिक सही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम के उद्देश्य क्या हैं? तो जो केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम, जैसे आप FCI को रख सकते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य भंडारण सुविधा प्रदान करना ही होता है। कच्चा माल उपलब्ध कराना से उनको मतलब नहीं है, नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराने से उनका कोई वास्ता नहीं है, ना ही खाद्य उपलब्ध कराना। भंडारण सुविधा के लिए जो FCI गोदाम वगैरह का जो है गठन किया जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल 1 हो जाएगा, भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट है 37 नंबर कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के बारे में पूछ दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो मुद्रा आपूर्ति को हम M1, M2, M3, M4 के रूप में जो डिनोट करते हैं, तो इसमें से जो है M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है, M1 सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है, और M3 को हम व्यापक मुद्रा कहते हैं। तो यही कथन सत्य है, M1 सबसे अधिक तरल आपूर्ति मुद्रा है। फिर नेक्स्ट है 38 नंबर कि इसमें बिहार में क्या कृषि जलवायु है उसकी विशेषता के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। बाकी जो भी इसमें विशेषता दी गई है वो सब सही है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है कि विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय परियोजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय। एक तरह से यहाँ के जो कृषि जलवायु है लचीली कृषि कार्यक्रम की विशेषता है।
तो हाँ, हो सकता है, संभावना इसकी है। नेक्स्ट है क्या कि जल, पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ, ये भी हम कह सकते हैं। उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार्य फसल विविधीकरण, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आंसर इसीलिए जो है इसमें से एक से अधिक हो जाएगा कि बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की ये विशेषता है। नेक्स्ट 39 नंबर पूछा हुआ है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 से कि जो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 है उसका सही उद्देश्य चुनिए। तो इसमें भी आंसर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन क्या है कि स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ जो है अनुदान द्वारा समर्थन देना। सीड फंडिंग का असर होता है कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है तो उसे हम सीड फंडिंग कहते हैं। तो उसके साथ साथ जो है अनुदान का भी समर्थन देना, तो ये भी है एक उद्देश्य है, हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, तो एक मायने में ये भी हो सकता है, हालांकि ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा जो इनक्यूबेटर हैं उनको सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों या सह कार्यशील स्थानों के विकास का समर्थन देना, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर जो है इसमें एक से अधिक हो जाएगा कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना भी एक जो है हो सकता है। जो नए नए इनक्यूबेटर हैं उनको उस तरह का सुविधा इंफ्रा बना के देना ताकि वो कार्य करने के लिए जो है वहाँ पे बेहतर उनको माहौल मिल सके। तो इसमें एक से अधिक हो सकता है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से ही पूछा हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, तो ये एक सामान्य कथन है, तो हो सकता है सही है। फिर नेक्स्ट है कि राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, तो ये भी हो सकता है। फिर जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, तो यहाँ नंबर जो है गलत दिया हुआ है, जिला फोरम में 4 सदस्य नहीं होंगे, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सही नहीं है पूछा है, तो इसलिए आंसर जो है 3 हो जाएगा कि 3 जो है सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस तरह से हमने इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का इकोनॉमी सेक्शन के ऑफिशियल आंसर की को देखा। फिर हम किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।